एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 देखेंगे जो बिहार दरोगा के लिए है। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है, 17 तारीख को है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है रबर, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील। अब देखिए प्रत्यास्थ क्या होता है। तो जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, इसी को प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था पदार्थ का गुण होती है, ठीक है। और प्रत्यास्था का जो नियम था ना, यह हुक ने दिया था। हुक, प्रत्यास्था का नियम किसने दिया था? हुक ने दिया था। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल वह विकृति का प्रोपोर्शनल होता है। विकृति का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। तो वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है, तो यह लाल रंग हरा दिखाई देगा और हरा लाल दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, कारण क्यों है? तो कारण इसका है कि आइरिस जो होता है ना, परितारिका, पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, यही इसका कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पायस एक कोलाइड होता है। पायस, जैसे दूध भी एक पायस होता है, वैसे ही पायस एक कोलाइड होता है। किसमें किसमें? तो पायस, ऑप्शन है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव में द्रव का। जो पायस होता है एक कोलाइडी विलयन होता है, या क्या होता है? द्रव में द्रव का होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और अटल टनल की लंबाई जानते हैं कितना है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर है। और अटल टनल मनाली लेह मार्ग पर बनाया गया है, जो रोहतांग सुरंग में स्थित है। रोहतांग दर्रा रोहतांग सुरंग में स्थित है। और बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने को मार्ग को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में से बताना है आपको। तो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि रक्त में परिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है। तो रक्त में परिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन होता है। और फाइब्रिनोजेन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जब शेष प्लाज्मा जो बचता है उसको सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको सीरम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने दिया था, किसने बनाया था? हिंदू वृद्धि दर, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर, तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था राजकृष्णा। क्या था? राजकृष्णा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया है। और 1950 से लेकर 80 तक के दशक में भारत का जो विकास दर लगभग 3.5 औसतन रहा था, इसे राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि मीठे स्वाद की अनुभूति जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होता है, यानी जीभ के कौन से भाग पर मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। तो जो आगे वाला भाग, अग्रभाग होता है, उस पर मीठा स्वाद होता है, जबकि पीछे वाले भाग पर कड़वा स्वाद होता है। पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे वाले भाग पर कड़वा स्वाद वहां पर अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी उसी से बहती है होकर, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और यह बाघ के संरक्षण के लिए संबंधित है, बाघ के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम आपको बताना है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IBRD। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है।
तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार है, 3 प्रकार का। कैसे कैसे? तो भारत में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन की घोषणा करने की शक्ति है। एक में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को अश्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटरमैरिट्सबर्ग में, पीटरमैरिट्सबर्ग में। और महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी की पैरवी के कार्य के रूप में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का जो शिकार गांधी जी को भी होना पड़ा था। और वहीं पर महात्मा गांधी ने एक इंडियन ओपिनियन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र चलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन ओपिनियन, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। और 7 जून 1893 ईस्वी को पीटर्समैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर इनको ट्रेन से निकाल दिया गया था, जो ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली महिला अध्यक्ष, तो इसमें भारतीय नहीं लगाया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। जबकि वहीं में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और ये सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। और एक और महिला थी नेली सेनगुप्ता, जो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। अगला प्रश्न है कि संसार में माइका यानी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो संसार में माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है यह भारत है। लगभग 50% उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है कि रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपया खर्च कर दिया। तो इसमें 14,000 क्या हो जाएगा? 14,360 में 240 रुपया इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। और 15% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए 15% लाभ कमाने के लिए कितना पर कमाएगा 15% लाभ? 14,600 रुपये में 15% लाभ कमाएगा। नहीं 14,600 अपने में 100 है तो 115% कितना होगा? काट कूट कीजिएगा तो 16,790 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो अनुच्छेद है और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। और भारत में एक उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 124 के तहत। और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हाई कोर्ट अनुच्छेद कितना के तहत आता है? तो 214। किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है या 214 के तहत आता है। चलिए कुछ भारत में महिला के बारे में जान लेते हैं। जैसे लीला सेठ भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने वाली थी। भारतीय प्रथम महिला राजदूत थी विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, महिला न्यायाधीश। और भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। और भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो कार्नेलिया सोराबजी थी। और भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला विधायिका जो थी डॉक्टर S मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली प्रथम महिला बन गई है लोको पायलट सुरेखा यादव। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न है कि संसार सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक भी माना जाता है। और वहीं सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। और ऋग्वेद से ही तुलना की जाती है पारसी धर्म की पुस्तक जेंदा अवेस्ता की। और यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर में के साहित्य में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष भाग खड़े हैं। यदि 28 कुर्सी खाली रह जाती है तो कितनी कुर्सियां खाली होती है यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति को बैठा होता है? अब देखिए इसको x मान के बनाना पड़ेगा। करें कि माना कि कुर्सी की संख्या मान लेते हैं, कुर्सी की संख्या मान लेते हैं x मान लीजिए, ठीक है। तो बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9x/13 हो जाएगी। तो शेष कुर्सी कितना हो जाएगा? अब शेष कुर्सी है x, तो x में से 9x/13 को घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 4x/13 इतना लोग। अब प्रश्न से 4x/13 यही हो जाएगा 28 के बराबर। तो 4 × 7 = 28, 13 × 7 = 91, यानी कुर्सी की संख्या 91 होना चाहिए था। अब आपसे कह रहा है कि अब कितना लोग होना चाहिए? तो लोग होने के लिए
लोग होने के लिए कितना होना चाहिए, 7x बटा 9 बराबर में कर लीजिए 9x बटा 13, दोनों एक दूसरे से बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या आ जाएगा 63, तो यानी हॉल में खड़े लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस 7x/9, तो यहाँ हो जाएगा 2x बटा 9, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 81 बटा 9 यानी 18, यानी कितना होना चाहिए, आपसे पूछ क्या रहा है प्रत्येक व्यक्ति को कितना, तो इसका 18 होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। करें कि अब तक समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने कार्ल दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी है और कार्ल मार्क्स ने ही समाज को दो वर्गों में बांटा था, एक पूंजीपति समाज और एक सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। तो पूछता है कि प्राचीन काल में मतलब नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, और उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास रहते थे और कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संगीत भाषा का विद्वान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 साल में 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के 3 और तीसरे के लिए 2 होगा, तो इसमें निकाल लेना है आपका 5,000 हो जाएगा, एक और एक हो जाएगा 104 वर्ष है तो 104 बटा 100, एक हो जाएगा 103 बटा 100 और एक 102 बटा 100 कर लीजिएगा। यहाँ पर काट कूट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5463 रुपया 12 पैसा आ जाएगा। इसमें से 5,000 घटा लीजिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 463 रुपया 12 पैसा। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। मानकोट का दुर्ग, तो मानकोट का दुर्ग यह शासक इस्लाम शाह सुर ने बनवाया था, इस्लाम शाह सुर, और यह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है कि हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द, तो हाइकिंग स्ट्रैप शब्द ने यह पाल नौकायान से, पाल नौकायान शब्द से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। किसका, नंद वंश का शासन था और नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुका के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली एकमात्र कवित्री है, उनका नाम बताना है, तो इनका नाम है गंगा देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा देवी। और राजकुमार काम्पन विजयनगर का शासक बुका प्रथम के पुत्र थे और राजकुमार काम्पन द्वारा मदुरै सल्तनत पर विजय प्राप्त किया गया था और मदुरै विजयम को वीरा काम्पराय चरितम के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था, विदरण्य नामक संत से आशीर्वाद लेकर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था और यह 483 ईसा पूर्व में यह हुआ था। और जब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हो गई तो इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और यह प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था। अनुशीलन, तो यह बंगाल में था और इसका केंद्र बता रहा है तो यह बंगाल में सही है, पश्चिम बंगाल में था। और उसी में कभी कभी आपसे पूछता है कि अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था और इसका कहाँ केंद्र था, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई ने। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है और फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार जो 1929 ईस्वी से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के उन राष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उन उपराष्ट्रपति का,
तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ना, आर्टिकल 63 के अंतर्गत है। और भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था, 1990 में, जो दूसरा गैर भारतीय थे। और वर्तमान में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को दिया गया है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और वहीं 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया जाता है, सर्प दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू, तो इग्नू का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, 1985 में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर, तो यह उड़ीसा में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर भी है उड़ीसा में ही है। और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। वहीं पश्चिम बंगाल में माँ काली का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फट जाते हैं या क्यों फटते हैं? तो इसका कारण है कि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इन फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1, जो 1957 में सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों को संयोजित प्रति घंटा कितनी होगी? अब देखिए, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति, अब दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो जुट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 152.5 प्लस 157.5, और कितना सेकंड में पार कर है? तो 9.3 सेकंड में। इसको भाग दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको हो जाएगा 310/9.3। तो इसको आप करिए, गुना भागा कर दीजिए, इसको 18/5 से कर दीजिए, भाग काट कूट कीजिए तो आ जाएगा 120 किलोमीटर। इसका हो जाएगा 120 किलोमीटर घंटा, कितनी होगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था? तो ये किया था पोखरण में 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर किया था। और दूसरा किया था 11 और 13 मई को 1998 में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य रूप से नकदी फसलें हैं? कॉफी और चाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? तो गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस खेल में, टेनिस खेल। और टेबल टेनिस खेल है, इसका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, तो यह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो लार ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है, लार ग्रंथि में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में कर दिया गया। और वयस्क मताधिकार आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में आता है? तो वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 के तहत होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तीसरी कसम किसकी फिल्म, ये फिल्म है किसकी कहानी पर आधारित है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म तीसरी का उपन्यास पर आधारित है, जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने किया था। और इसमें तीसरी कसम फिल्म मारे गए गुलफाम पटकथा पर आधारित है।
और वहीं मैला आंचल भी एक उपन्यास है जो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ही लिखा गया है। वहीं आपसे कभी कभी क्वेश्चन प्रेमचंद के बारे में बहुत पूछ देता है, तो गोदान है, सोवे वतन है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ये सब उपन्यास प्रेमचंद का है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है प्रतीक पटकथा, और देवदास भी लिखे हुए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि x किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, y उसको 10 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक दोनों साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो x कर रहा है 8 दिन में, y कर रहा है 10 दिन में। टोटल काम 80 हो जाएगा, ये 10 के स्पीड से, ये 8 के स्पीड से, तो हो जाएगा 80/18 यानी 4.4/9 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? रंग भेद के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो नटाल दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है तो यह जायदाद, जायदाद का जो अधिकार है यह भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों का उपयोग को दर्शाती सारणी को पढ़िए। एक तरफ सामग्री है, एक तरफ उपयोग है। तो आघात वर्ग है, आघात वर्ग है, तो आघात वर्ग भोज सामग्री को लपेटने में आघात वर्ध का काम आता है। उच्च गलनांक होता है वह संधारित्रों के तापन में काम आता है। ऊष्मा और प्रकाश का जो सुचालक होता है वह सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। और वहीं प्रबल धातु होता है, प्रबल धातु वह सेतु निर्माण में काम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो यह हो जाएगा 33। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 है। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में किया गया था, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, मुख्य न्यायाधीश सहित, और वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त है 33। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो यह 918 है, वर्तमान में 953 हो गया है। जो बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई है उसमें बिहार का जो लिंगानुपात 953 हो गया है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, और दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो इसका सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाद बाकी दोनों ऑप्शन गलत है, कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसका होगा वह ए को ही दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पोटोमीटर मापता है, पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन मापा जाता है, वाष्प उत्सर्जन मापा जाता है। और पीएच स्केल की खोज HP सोरेनसन के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में, जिससे किसी भी चीज का जो अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो यह एस प्रावस्था में होती है, एस प्रावस्था में। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों के 2 प्रमुख लक्षण हैं जो उन्हें अनेक कशेरुकों से अलग करते हुए कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्तन ग्रंथियां और दांत। और अगला प्रश्न है कि स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, वह किस रूप में रहता है? तो यह यूरिया के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी है? इसमें से बताना है आपको कौन परजीवी है। तो अमीबा प्रोटेसियस, यही ऑप्शन नंबर ए ही जो हो जाएगा, यही एक परजीवी है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र की अगुणित हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है किसमें? तो यह अमीबा में पाई जाती है। और वहीं मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा।
अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व कहाँ उपस्थित होता है? तो यह हड्डियों और दांतों में होता है। अगला प्रश्न है कि वसा संचित होती है, तो जो वसा होती है वह कहाँ संचित होती है? तो एडिपोज ऊतक में, एडिपोज ऊतक में होती है। और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वसा का शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है कि 21-23/21-23 किसका डेंटल सूत्र है? तो 21-23 जो है ना यह आदमी का है। और इसका जो सूत्र, इसमें मनुष्यों में धातुओं की संख्या 32 होती है। और सामान्य धातु में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक नाभिक पाया जाता है, वास्तविक जो नाभिक होता है कहाँ पाया जाता है? तो यह उच्च पादप कोशिका में पाया जाता है, उच्च पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो इसको गैटिनोगैमी कहते हैं, गैटिनोगैमी कहते हैं। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। और एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण को गैटिनोगैमी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? कि ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, व्हेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं, शार्क और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं, और व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1937 का जो अधिवेशन हुआ था यह फैजपुर में हुआ था, फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो यह sp3 संरचना के कारण, sp3 संरचना के कारण। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है। अगला प्रश्न है कि NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो NaOH का जो में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह 40 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है। अगला प्रश्न है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो यह कहाँ हुआ था? तो यह बरही में हुआ था, बरही। और 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बरही शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। और 6 अप्रैल 1930 से अप्रैल 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था तो यह उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन। और उदयन अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था। और उदयन गंगा नदी के तट पर पूर्व नाम कुसुमपुर पुष्पुर को पाटलिपुत्र नाम देकर हर्यकवंश मगध की राजधानी बनाया। और पटना शहर की स्थापना 1541 में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल राज्य की सीमा, बिहार राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ती है, बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश से जुड़ती है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन यह ग्रेट ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन का। और इसने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, रॉबर्ट ओवेन। और आदर्श समाजवादी का प्रवक्ता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? तो यह दिया था लेनिन। लेनिन प्रथम विश्व युद्ध के समय ही युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। और व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ था और इसका मृत्यु 1924 में हो गया। और यह बोल्शेविक दल का नेता था। और रूस में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, वह 16 अप्रैल 1917 को हुई थी, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया था, 1921 में नई आर्थिक नीति। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर, तो श्रीनगर यह झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? अमेरिका के अधीन इसमें से बताना है कौन सा द्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यूर्टो रिको,
प्यूर्टोरिको जो है ना, यह अमेरिका के अधीन एक द्वीप है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत है, सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। तो यह कहा गया है सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है कि समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, किस प्रकार का मूल्य है। तो यह निश्चित मूल्य है। और अगला प्रश्न है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो यह हो जाएगा विकास। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनसैट। अगला प्रश्न है कि द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्नलिखित में से किसे संचालित करती है। एमेच्योर, तो यह तैराकी। द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर तैराकी को संचालित करती है। और द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर, इसका स्थापना फीना की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। और तैराकी से कुछ कुछ शब्द है, जैसे स्प्रिंग बोर्ड है, जेन है, ट्विस्ट है, ब्रेस्ट स्ट्रोक बहुत बार पूछता है, स्ट्रोक है और बैक स्ट्रोक है, फ्रंट कॉल है, बटरफ्लाई, यह सब तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह डोनापोला में है। डोनापोला यह कहाँ है। डोनापोला गोवा में है। डोनापोला में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। नमो शेतकारी महासम्मन योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडानिया ने 31 मई 2023 को यह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विजय डड्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया। रिंग साइड डॉक्टर विजय डड्डा के द्वारा लिखा गया है रिंग साइड। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन शशि थरूर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो यह किया गया सेलेस्ते साउलो को। सेलेस्ते साउलो को, यह अर्जेंटीना की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक, तो यह किया गया है जनार्दन प्रसाद को। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो यह हुआ जापान में। और G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया है 2024 में। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। तो संतोष ट्रॉफी, तो यह जीता है कर्नाटक ने। और किसको हराकर। तो मेघालय को हराकर। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो यह 161वें स्थान पर है। 161वें स्थान पर है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 2023 में 161वां है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे। 15 अगस्त 2023 तक, तो यह हो जाएगा 75। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइट की संख्या तमिलनाडु में है, 14 है। तमिलनाडु में 14 है। और रामसर जो कन्वेंशन जो हुआ था 1971 ईस्वी में ईरान में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के नए महालेखक नियंत्रक CGA कौन बने हैं। तो यह बने SS दुबे। कौन बने हैं। SS दुबे को बनाया गया है CGA। और ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बने हैं। चार्ल्स तृतीय। और एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन का सबसे लंबी अवधि तक सामग्री थी, जो 1952 से लेकर 2022 तक रही, एलिजाबेथ द्वितीय।
और अभी चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया गया है, राजा। और अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदीप मुर्किजिया। जयदीप मुर्किजिया एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? कैच द रेन 2023। तो कैच द रेन 2023 यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया है लातूर महाराष्ट्र में किया गया और 131वीं जयंती के अवसर पर किया गया। और केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो यह चुना है गया और नालंदा, बिहार के 2 जिला हैं जिनको चुना है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए। और अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया? तो यह किया, कौन करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह किया भारत देश ने। और भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता है RRR ने। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसका जो थीम रखा गया था आवर वाटरशेड मूवमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसका जो 30 प्रैक्टिस सेट है जल्दी जल्दी इसको करा दिया जाएगा। तो आप लोगों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो